कहानी की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर नाओटो यानागी के मोनोलॉग से शुरू होती है, जो कहता है कि एक विनर, कंपनी प्रेसिडेंट का बेटा, स्मार्ट, हैंडसम और कभी भी किसी भी लड़की को कॉन्कर करने का मैं फेल नहीं होना। लोग ऐसे मेरे बारे में सोचा करते हैं और अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे इससे कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में मैं इस लड़की से एक बार भी जीत नहीं पाया हूँ, जो कि काफी शर्मनाक बात है मेरे लिए। इसलिए अब मैं इसके साथ में एक आखिरी गेम खेलने जा रहा हूँ। इन सब की शुरुआत आज से 10 साल पहले एलिमेंट्री स्कूल में हुआ था, इसलिए चलो वहीं पर चलते हैं। आज से 10 साल पहले एलिमेंट्री स्कूल का 5th ग्रेड, जहाँ पर मैं अपने स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर लड़का हुआ करता था। सभी लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, बातों बातों पर मेरी तारीफ करते रहते थे, बातों बातों पर लोग मेरी तारीफों का पुल बांधते रहते थे। लड़कियां तो छोड़ो, यहाँ तक कि लड़के भी सभी लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, क्योंकि मेरे फादर एक रिजॉर्ट कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और मैं काफी ज्यादा फेमस था। वो बात अलग है, बात यहाँ पर ये है कि मैं पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा था और हर बार की तरह जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि मैं इस बार भी फर्स्ट आया हूँ। अब जबकि मैं सोचता हूँ, पीछे मुड़ कर मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, एलिमेंट्री स्कूल वो वक्त था जब मैं अपने प्राइम टाइम में हुआ करता था। मेरे फादर रिजॉर्ट कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और मैं अपने क्लास का टॉपर हूँ, यहाँ तक कि एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स में भी मैं काफी ज्यादा अच्छा करते आ रहा हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मुझे कितनी बार स्काउट किया गया था। ये मेरा वर्ल्ड है और मैं यहाँ का राजा हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, मगर फिर अचानक ये लड़की मिकोटो कुजो मेरी जिंदगी में आती है और जो कि सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। इस लड़की को जब मैं पहली बार देखा था तब मुझे लगा था कि ये लड़की काफी ज्यादा प्लेन है, ज्यादा खूबसूरत या फिर ब्राइट नजर नहीं आ रही है। इससे तो देखकर ही इसमें से गरीबी और फेलियर का स्मेल आ रहा था। ये कितनी ज्यादा लो क्लास की है, यही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसको लेकर था। लेकिन मैं क्या बोलूँ यार, एक दिन हमेशा की तरह सभी लोगों का टेस्ट पेपर वापस किया जा रहा था, जहाँ पर मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा यार, क्योंकि मैं कभी हार सकता हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन रिजल्ट देखकर तो मेरा आत्मा ही मेरा शरीर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि मैं 2 पॉइंट से हार गया था और वो प्लेन लड़की जिससे कि मैं काफी ज्यादा लुक डाउन कर रहा था, वो लड़की कुजो मुझसे जीत गई थी। इससे तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, मैं गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया था क्योंकि ये मेरा पहला हार था। कोई बड़ी बात तो थी नहीं क्योंकि सभी लोग पहली बार हारते हैं। मैं दूसरी चीज में उस हराने के बारे में सोच लिया था, मैं अभी भी नंबर 1 हूँ। यही सब बोलकर मैंने अपने आप को संभाल लिया था। इस रेस में तो मैं पक्का उस सभी लड़कियों को हरा ही दूंगा और मैंने काफी ज्यादा फोकस करके इस रेस को कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमेशा की तरह सभी लोग मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था और मैं चने की झाड़ पर काफी ज्यादा ऊपर चढ़ते चला जा रहा था। मगर जब मैंने सुना कि कुजो मुझसे 0.4 सेकंड से मुझसे जीत गई है तो मैं तो शॉट के मारे पत्थर का मूर्ति ही बन गया था। मुझे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस का ऐसा झटका लगा था और मैं चने के झाड़ पर से जो नीचे गिरा था, क्या बोलो, क्योंकि मैं उस वक्त काफी ज्यादा ऊपर चढ़ गया था, इसलिए जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे बहुत ही जोरों से चोट लग गया था यार, मैं क्या बोलूं। उन सबको साइड करके, अपना हैरानी को साइड करके चने के झाड़ पर से गिरने के बाद में उठकर जब मैंने कुजो को देखा था, जिससे कि सभी लोग घेर कर उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, वो तारीफ जो कि मेरा था, मुझसे बिलोंग करना चाहिए था, लोग मुझे करने वाले थे, मगर वहीं पर कुजो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि उसे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, जिससे मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया था और मैं क्लासरूम में जाकर काफी ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा था कि ट्रांसफर स्टूडेंट होकर तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो रही हो, तुम सिर्फ लकी थी इसलिए ज्यादा कोकी मत हो, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह थी कि कुजो मुझ पर कोई भी ध्यान ना देकर मुझे बहुत ही बुरी तरह से इग्नोर करके वहां से चली गई थी, जाने लगी थी, जिससे मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया था और मैं उस पर और ज्यादा चिल्लाने लगा था। मैं उसे बताने लगा था कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना ज्यादा महान हूँ, मैं यानागी रिजॉर्ट का हायर हूँ, तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि मेरा बाप कंपनी का प्रेसिडेंट है। तभी पहली बार वो लड़की अपना मुंह खोलकर मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसी प्रेसिडेंट के बेटे हो या फिर नहीं हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे फादर एक अमेजिंग पर्सन है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी एक अमेजिंग पर्सन बन जाते हो। मुझे बस इतना ही कहना था, गुड बाय। ये बोलकर वो हमें बिना पीछे मुड़े देखे वहां से चली जाती है, जिससे बाकियों को तो छोड़ो, मैं खुद ही बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उसका इस बात ने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था और अब मैं अपने घर जाकर डिनर टेबल पर अपनी मम्मी से कहता हूँ कि मुझे और ट्यूटर चाहिए, मैं और क्राइम स्कूल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं किसी भी हालत में उस कुजो के बच्चे को हराना चाहता था, क्योंकि बात यहाँ पर अब मेरी इज्जत की आ गई थी।
वहीं पर मेरी बातें सुनकर मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि मेरा ग्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं था। तभी मेरी बहन मम्मी को बता देती है कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट का मुझसे ज़्यादा अच्छा नंबर आ गया है, जिससे शायद उसका दिमाग खराब हो गया होगा। अब इसके बाद में तो मैं कूजो को हराने का कोई भी कसर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, और हर एक दिन के साथ में मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करना शुरू कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना भी मैं शुरू कर दिया था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मेरा हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। मगर मैं अभी भी इसके बाद में भी क्राइम स्कूल जाने के बारे में ही सोच रहा था, और इन्हीं सब के बीच में मैं रास्ते पर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता हूँ। और जब मेरी आंखें खुलती है तो मुझे कुछ लिखने की पेंसिल की घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी अचानक मैं झटके से उठकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और मेरे बगल में कूजो बैठी होती है और वो आराम से पढ़ाई कर रही थी, जो मुझे उठते देखकर कहती है कि मैं रास्ते पर सो रहा था, इसलिए वो मुझे उठाकर अपने घर लेकर आ गई है। ये उसका घर है और अभी शाम का 6 बज गए हैं। अपना हालात के बारे में जानने के बाद में तो मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया था, और यही सोच रहा था कि पूरी दुनिया को छोड़कर इसे मुझे इस हालत में देखना क्यों था। और मैं वहां से भागने ही वाला था, लेकिन तभी मेरा पेट आवाज कर देता है। ओ भाई, अब मैं क्या बोलूं, मैं तो सच में उस वक्त चुल्लू भर पानी ढूंढ रहा था डूबने के लिए। लेकिन तभी कूजो मुझसे कही थी कि मैं खाना बना सकती हूँ, मगर मुझे सिर्फ फ्राइड राइस से बनाने आता है। ये बोलकर वो जाकर खाना बनाना स्टार्ट कर देती है और बनाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने घर में किसी को फ़ोन करके बुला लेना चाहिए, फ़ोन शेल्फ पर रखा हुआ है। इसके जवाब में मैंने उससे कहा था कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का मोबाइल है। ये बोलकर मैं उसके घर को देखकर सोचता हूँ कि इसका घर तो सच में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। वो सब देखकर मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उससे पूछा था कि तुम खाना बनाने वाली हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। इसके जवाब में कूजो कही थी कि मेरी मम्मी रात तक काम करती है, हम सिंगल पेरेंट फैमिली है। जब मैं छोटी थी तब मेरे फादर एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सुनकर सच में मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बुरा लग गया था। तब तक वो फ्राइड राइस को बनाकर मुझे खाने के लिए सर्व कर देती है। तभी मैं उसको कॉपी किताब को देखकर उससे पूछता हूँ कि तुम कोई क्राइम स्कूल नहीं जाती हो क्या। वो कहती नहीं, हम इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर तो मुझे फिर से बहुत ही बड़ा वाला झटका लग जाता है, क्योंकि मैं क्राइम स्कूल में जाने के बावजूद में भी मैं उससे हार गया था। और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई से सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है ना। कूजो इसके जवाब में कहती है, ऐसा नहीं है जैसे कि मुझे पढ़ाई से कोई बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं फिर से उससे पूछता हूँ, अगर ऐसी बात है तो तुम इतना ज़्यादा पढ़ाई क्यों कर रही हो। मेरे लिए तो बस मैं टॉप पर रहना चाहता हूँ। वो कहती है कि मेरी मम्मी हमेशा लेट तक काम करती है ताकि वो मुझे सपोर्ट कर सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो थकी हुई हो या फिर मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहती है, हमेशा मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते रहती है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ ताकि एक प्रॉपर अडल्ट बन सकूँ, ताकि मैं अपनी मम्मी को एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकूँ। उसकी सभी बातें सुनकर अगर मैं सच बोलूँ तो मैं सच में एकदम कोर तक खिल गया था। जो फ्राइड राइस को जो बनाई थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। और बाय द वे जिंदगी में पहली बार मुझे लगा था कि हाँ, मैंने सच में किसी से मैं हार गया था। उसके बाद मेरी मम्मी और मेड मुझे पिकअप करने के लिए आ गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा था। जैसे ही मैं घर गया था, मैं अपने पेरेंट को बोला था कि मैं क्राइम स्कूल और सभी ट्यूशन को छोड़ना चाहता हूँ, जिससे मेरे मम्मी और पापा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन मैं इन छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था और मैंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं उसे हराऊंगा तो हराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी एफर्ट के दम पर उसे हराऊंगा। और अभी इसी के साथ मैं सबसे बेस्ट मिडिल स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम लेने के बारे में सोचकर मैं टीचर से बातें करने चला गया था। मगर वहाँ पर मुझे पता चलता है कि कूजो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रही है, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। और जल्दी से दौड़ते हुए कूजो के पास जाता हूँ और हाँफते हुए उससे पूछा था कि क्या तुम सच में पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में जा रही हो, जिसका जवाब वो हाँ में देती है। जो जानकर मैं फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर उस पर चिल्लाने लगा था कि क्या लीड में होने के बावजूद में भी क्या तुम हमें पीछे छोड़ना चाहती हो। पहली बात तो जान लो कि पब्लिक स्कूल लूजर्स के लिए होते हैं। अगर सच बोलूं तो मेरी बातें सुनकर कूजो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी और वो मुझसे कही थी कि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट पब्लिक स्कूल में ही जा रहे हैं, तुम तो रिच एलिट जूनियर हाई स्कूल में जा रहे हो ना। मैंने कहा था हाँ ऑफकोर्स मैं एलिट हूँ और मैं तुम्हें मिस करूँगा। मगर कूजो मेरी कोई भी बातों पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से ये सोचते हुए निकल जाती है कि आज उसे खाने में क्या बनाना चाहिए। खैर इस बात को छोड़ो, और इसी तरह से मैं भी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में एनरोल हो गया था, जहाँ पर पहले दिन मेरी मुलाकात कूजो से हो जाती है और वो पूछ लेती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ।
उसका मतलब था कि मैं तो किसी रिच एलिट जूनियर हाई स्कूल में जाने वाला था ना। सच बोलूं तो उसे वहां पर देखकर और उसका क्वेश्चन सुनकर मैं काफी ज्यादा एम्बैरेस तो हो गया था, और मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे कारण आया हूँ, इसलिए मैंने बस एक फालतू की एक्सक्यूज बनाकर कह दिया था। इसी तरह से वक्त बीतते गया और मैं यहाँ पर भी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। काफी सारी लड़कियां मेरे लिए कुछ बनाकर लाने लगी थी। वो लोग ये करने में काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा हिम्मत करके मुझे दे रहे थे, तो मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे मेरा पॉपुलैरिटी लड़कियों के बीच में और ज्यादा बढ़ गया था। पॉपुलैरिटी क्या बढ़ा था, मैं तो पहले से काफी ज्यादा फेमस था। सभी लड़के मेरे पीछे पागल थी, तो सभी लड़के मुझसे काफी ज्यादा जेलस होते रहते थे। अगर मुझे अच्छे से याद है तो वो मेरे जूनियर हाई स्कूल का 3rd ईयर का ऑटम का मौसम था, और हमेशा की तरह मेरे आसपास के लोग मुझसे काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे। लेकिन यार मैं इसको लेकर करूँ क्या? मुझे एग्जाम में फिर से 2nd प्लेस हासिल में कर पाया था। मैं कूजो से दूसरे क्लास में हूँ और पिछले 3 साल में मैं उसे रेयरली ही देखा हूँ, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मैं उसे याद ना किया हूँ। पूरे 3 साल तक वो अभी तक के टॉप स्पोर्ट को बना के रखी हुई है। शॉर्ट डिस्टेंस रेस में वो एक नया रिकॉर्ड सेट करके रख दी है। ट्रैक और फील्ड क्लब से काफी सारे ऑफर रिसीव करने के बावजूद में भी वो कभी भी कोई भी क्लब ज्वाइन करती ही नहीं है। वो एकदम अलूफ और इंडिफरेंट रहती है। लोग उसे आयरन वुमेन नाम दिए थे। पूजो तुम काफी ज्यादा कॉकी मत हो, एक दिन मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगा। उसको लेकर मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो ही रहा था कि तभी सभी लड़कियां आकर मुझे कंफर्ट करने लगी थी। हालांकि उनके मुंह से 2nd प्लेस वाला बात को सुनकर मुझे थोड़ा सा हर्ट तो हुआ था, मगर उनकी बातों ने मुझे एक बात का एहसास दिला दिया था कि वो लोग सही बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी रिच हूँ और मेरे पास सब कुछ है, इसलिए असलियत का विनर तो मुझे ही होना चाहिए। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं एक लड़की के लिए इतना ज्यादा एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ। जो तुम ग्लूमी हो, प्लेन हो और तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, हमेशा की तरह तुम अभी भी 2 चोटी बांधी हुई हो। मैं लड़कियों से घिरा हुआ हूँ। देखो, मैं कूजो को अपने तरफ आते हुए देखकर ये कहने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं कितना ज्यादा मैग्निफिसेंट हूँ, मगर वो मुझे देखकर कुछ सेकंड के लिए रुकी तो थी और याद करके इट्स बीन ए वाइल बोलकर हमेशा की तरह इग्नोर करके चली जाती है, जिससे मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था और मुझे लगने लगा था कि कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई है ना। मुझे भूलने वाला बात को लेकर मैं क्लास में बैठकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और सभी लड़के लड़कियां के बारे में बातें कर रहे होते हैं और मुझ पर चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि काफी सारे लड़कियां होते हैं वो मुझे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट दे चुकी है। उनमें से कोई एक बंदा मुझसे कहता है कि यानी तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो, मगर तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते हो। ये सुनकर मैं सच में काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और मैं उनसे कहा था ऑफ कोर्स मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ और इस बात को लेकर मैं खुश हूँ कि वो लोग भी मुझे पसंद करते हैं। लेकिन ये बोलकर मुझे कूजो का बात याद आ जाता है जो कि मुझसे कही थी कि ये तुम्हारा फादर का है, तुम्हारा नहीं। वो बात को याद करके मैं अपनी बात को उनसे पूरा करते हुए कहता हूँ कि मेरा पैसा और मेरा लुक सब कुछ मेरे पेरेंट्स का देन है, इन सबको मैंने अपने काबिलियत के दम पर हासिल नहीं किया है। ये सुनकर मेरे दोस्त थोड़े से चौंक गए होते हैं और पूछते हैं कि मुझे कैसी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर मैं खिड़की से बाहर कूजो को देखकर उन्हें बताने लगा था कि ऐसी लड़की जो कि मुझसे स्मार्ट ना हो, जो मुझसे बेहतर एथलीट्स स्पोर्ट्स में ना हो, जो कि ज्यादा चिक्की ना हो, मुझे ना भूले, मेरा चेहरा को हमेशा याद रखे और अपने हेयर को चोटी ना बांधे। मेरा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन को सुनकर वो लोग बातों ही बातों में कूजो के बारे में बातें करना स्टार्ट करने लगे होते हैं, जिससे मैं खुश होकर सोचता हूँ कि ये लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। पहले तो मैं भी उनकी बातों में हाँ मिला रहा था, मगर धीरे धीरे वो लोग उसके बारे में थोड़ा सा मीन होने लगे थे, जिससे मेरा दिमाग पता नहीं क्यों बस धीरे धीरे खराब होने लगा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने एक ही बार में डांट कर सभी लोगों को चुप करवा दिया था। अब इसके बाद में स्कूल का छुट्टी हो गया होता है और मैं घर जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा था कि आखिर मैं कूजो को बचा क्यों रहा था। पता नहीं क्यों जब वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे तब मेरा दिमाग पता नहीं क्यों बस खराब हो गया था, क्योंकि वो मेरे शायद फेटेड ट्राइबल है, इसलिए हाँ सिर्फ यही कारण हो सकता है। उस वक्त मैंने अपने आप को बस वही कारण कहकर खुद को समझा लिया था। खैर उसके बाद में मैं बस थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद में घर जाने के बारे में सोच रहा था, ऐसा मैंने सोचा था, मगर तभी मेरी नज़र कूजो पर चली जाती है जो कि लाइब्रेरी में सो रही थी। उसे वहाँ पर देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था और धीरे धीरे मैं उसके पास जाता हूँ और मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वो सोते हुए सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इसलिए मैं उसके अपोजिट साइड में बैठकर उसे देखने लगा था और मैं उसके बारे में सोचने लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा केयर फ्री होकर कैसे सो सकती हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रही हो, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पिस्ट ऑफ कर रही हो। एक सेकेंड, ये तो मुझे देख भी नहीं रही है तो मेरा दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है।
अभी तक मैं जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ वो सभी लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग मुझे लाइक करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। तुम सिर्फ आगे देखते रहती हो। तुम एक बार मुझे देख कर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, मैं तुम्हें जरूर जीत लूंगा। इन्हीं सब के बीच में पता नहीं कैसे मैंने उसका एक चोटी पकड़ लिया था, और उसके बाद में पता नहीं मेरे अंदर में इतना हिम्मत कहाँ से आ गया था। मैं उसके माथे पर किस करने वाला था, लेकिन मैं क्या बोलूँ यार, बाहर में सेल लगा है। ये बात सुनकर कूजू इतनी जल्दी उठी थी और बिना आसपास देखे भागकर वहां से चली गई थी। उसका अचानक उठने से मेरे चिन्ह में उसके सर से चोट लग जाता है, जिससे मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और मैंने उसे हराने का अपना मन फिर से पक्का कर लिया था, और मैंने उसे रुलाने का भी अपना मन बना लिया था। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उससे अपना बदला कैसे लूंगा। और यही सब सोचते हुए मैं गुस्से में घर जा रहा था, और इन्हीं सब के बीच में मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था, और मैं सिर्फ यही सुन पाया था कि जिससे पहले प्यार हो जाएगा वो हार जाएगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक आइडिया आ गया था, और वो ये था कि पहले मैं कूजो को अपने प्यार में पड़ा लूंगा, फिर मैं उसे मना करके डंप कर दूंगा, जिससे वो रोने लगेगी और मैं एक बहुत ही बड़ा जीत को हासिल कर लूंगा। अब सिर्फ तुम देखते रहो कूजो की बच्ची, मैं तुम्हें जरूर अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा। तो अब मैं यहाँ से थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट करता हूँ। अब इसी के साथ में वो दोनों हाई स्कूल में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर फिर से जानकी उसके पीछे पीछे सेमी स्कूल में चला जाता है, और वो फिर से फर्स्ट प्लेस हासिल करके क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है, और वो स्पीच दे रही होती है। मगर उससे जानकी का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा की तरह फिर से सेकंड आया होता है, और वो अपने मन में कहता है कि मिकोटो कूजो, मुझे लगा था कि मेरा लुक्स, पैसा, मेरा दिमाग, सब कुछ परफेक्ट था। तुम ही एक लौती ऐसी पर्सन हो जो कि मुझे एलिमेंट्री स्कूल से हराते आ रही हो। तुम ना ही अपने एक्सप्रेशन चेंज करती हो, तुम हमेशा पढ़ाई और स्पोर्ट्स में दोनों में हमेशा तुम आगे रहती हो। और क्या तुम्हें पता है कि इन सब के कारण में मुझे कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा है? क्या तुम्हें पता भी है? लेकिन अब वो सब खत्म करने का वक्त आ गया है कूजो। तुम अब रोगी, मुझसे चिपकोगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अब मैं अपना प्लान तुम्हें अपने प्यार में फंसा कर डंप कर दूंगा, ये प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो अब इसी के साथ में स्पीच के बाद में लंच का टाइम आ गया होता है, जहाँ पर जानकी कूजो के पास जाकर उससे कहता है, ओए कूजो, क्या बात है, हमेशा की तरह तुम फिर से आज अकेले हो? हाई स्कूल में आने के बावजूद में भी तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं बना है, क्या बात है? कितनी दुख की बात है, मेरा मतलब कितनी दुख की बात है। ये पूछकर वो सोचता है कि जब से मैं छोटा था मैं लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर था। तुम्हारा जैसा ग्लूमी लड़की जिसका कोई भी दोस्त भी नहीं है, और ना ही तुम लड़कों के बीच में पॉपुलर हो। कूजो, अरे कूजो, तुम्हें काफी आसानी से चुटकी बजाकर अपने प्यार में पड़ा लूंगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे उसका करीब जाकर उसका चोटी को पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे पैथेटिक के साथ में मैं एम्पैथाइज कर सकता हूँ। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हमेशा की तरह कूजो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछती है, कहाँ चलना है? ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और हैरानी से सोचने लगा होता है कि मैंने कहीं पर चलने के लिए नहीं बोला है, बल्कि मैं डेट पर चलने के लिए पूछ रहा हूँ। क्या तुम कभी इन सब के बारे में कभी तुम सोची नहीं थी क्या? जानकी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो डेस्परेशन में कह देता है कि कैफेटेरिया चलने के लिए मैं कह रहा हूँ। कूजो पूछती है, वहाँ पर तुम्हारे साथ तो लेकिन चलना क्यों है? जानकी जल्दी जल्दी में कह देता है कि मैं तुम्हें कुछ ट्रीट करूंगा, जो तुम्हें पसंद हो, तुम कुछ भी खा सकती हो। उसकी बातें सुनकर कूजो मान जाती है, और वह चली जाती है। अब यहाँ पर जानकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, मगर वो कूजो का एकदम सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, और सॉरी फील करते हुए सोच रहा होता है कि ये यूजुअली डिसेंट खाना नहीं खाती है क्या? तभी कूजो उससे कहती है, तो बताओ मुझे इसके बदले में क्या करना है? तुम मुझे फ्री में ट्रीट तो करोगे नहीं, तो जल्दी से बता दो कि इसके बदले में मुझे क्या करना है। उसकी बातों सुनकर जानकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर कूजो अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि अगर पॉसिबल हो सके तो मैं स्कूल के बाद में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम काम करने भी जाना पड़ता है। पार्ट टाइम कन्वीनियंस स्टोर में काम करने वाला बात को सुनकर जानकी थोड़ा सा स्टंट रह जाता है, और उसे दूसरों लड़के के साथ में इंटरेक्ट करने वाला बात को सोचकर उसका दिमाग पता नहीं क्यों बस थोड़ा सा खराब हो जाता है, और वो कहने लगा होता है कि मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगा। कूजो उससे कहती है, क्या मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? जानकी कहने लगा होता है कि हमारे स्कूल स्टूडेंट को पार्ट टाइम काम करने से फोरबिट करता है। तभी उसका दिमाग अचानक चमकता है, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा टाइम खरीदना चाहता हूँ।
ये बोलकर वो उससे कहने लगा होता है कि मैं तुम्हारे स्टडी मेथड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। स्कूल के बाद में तुम मेरे हेल्प करना। अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें ट्रीट कर दूंगा। अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो अगर तुम एंड बिट्स को कर लोगी तो तुम्हें स्कूल का रूल को भी वायलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे पूरा समझाकर वो सोचता है कि अगर मैं उसके साथ टाइम सिक्योर कर लेता हूँ तो उससे अपने प्यार में पढ़ाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा और मैं उसका पढ़ाई के टाइम को भी कम कर पाऊंगा, जिससे मैं फर्स्ट प्लेस को भी उससे छीन लूंगा। मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस निकला यार। वहीं पर उसकी बातें सुनकर कूजो 1 महीने के लिए ये करने के लिए मान जाती है। उससे अपने जाल में फंसते देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कांटेक्ट करने के लिए उससे उसका मोबाइल नंबर मांगने लगता है, मगर उसके पास में कोई भी मोबाइल नहीं होता है। और वो कहती मेरी मम्मी खरीदने तो चाहती थी मगर मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत है, इसलिए मैं मना कर दी थी। ये सुनकर यानागी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है घर में सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन होने का, क्योंकि तुम एकलौती चाइल्ड हो। क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो कॉन्टैक्ट तुम कैसे कर पाओगी। उससे अपनी उतना ज़्यादा केयर करते देखकर कूजो पहली बार थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। वहीं पर यानागी उठकर वहां से जाते हुए उससे कहता है कि शनिवार को हम लोग मोबाइल खरीदने जाएंगे। अपनी मम्मी से कंसेंट फॉर्म को भरकर दोपहर को स्टेशन के पास सामने मुझसे मिलने आ जाना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उन सबसे कूजो काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस रह गई होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वहीं पर दूसरी तरफ में यानागी जाते हुए सोचता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं वो गूंगी तो नहीं है ना। एक सेकेंड, अब जबकि मैं उसके बारे में अच्छे से सोच रहा हूँ तो अब मुझे बिल्कुल एक डेट के जैसा ये क्यों लग रहा है। लगता है कि ये प्लान मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सैटरडे को मिलते हैं, देखते हैं कि मैं कैसे उसे अपने जाल में फंसाता हूँ। अब इसी के साथ में शनिवार का दिन आ गया होता है, जहाँ पर वो उसका इंतजार करते हुए सोच रहा होता है कि वो लेट हो गई है और कुछ लड़कियां उसे देखकर उसके हैंडसमनेस का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। वो सब देखकर जाने की काफ़ी ज़्यादा प्राउड होते हुए सोच रहा होता है कि कैजुअल क्लोथ सच में सेंस ऑफ स्टाइल को बढ़ा रहा है। कूजो अभी तक मुझे सिर्फ स्कूल का यूनिफॉर्म में ही देखी है, इस बार तो वो पक्का अपना आँख मुझ पर से हटा ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कैजुअल क्लोथ में कूल दिखने का। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कूजो आकर लेट होने के लिए माफ़ी मांगती है। अब यहाँ पर वो जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा खुद ही कूजो को देखकर देखते ही रह जाता है। और यानागी देखे भी क्यों ना, क्योंकि वो पहली बार चोटी करने का बजाय में दूसरा हेयर स्टाइल करके आई होती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और थैंक्स टू उसकी मम्मी, क्योंकि ये जानने के बाद में कि वो किसी लड़के के साथ जा रही है, वो स्पेशली उसे तैयार करके भेजी है। यानागी एकदम स्टंट होकर उसे देख रहा होता है और उसका दिल अचानक धीरे से तेज होने ही वाला होता है कि तभी वो उसे 2-4 बार उसका नाम ले लेती है, जिससे वो होश में अटपटा होकर होश में आ जाता है। और वहीं पर वो उसे देखकर कहती है कि तुम तो बिल्कुल डिसेंट स्टाइल में आए हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तो वहीं पर कूजो उसे पिटीफुल नज़रों से देखते हुए कहती है कि तुम्हारा जीन्स फटा हुआ क्यों है। यानागी कहीं तुम असलियत में गरीब तो नहीं। ये सुनकर यानागी चिल्लाते हुए कहा था ये स्टाइल है तुम नहीं समझोगी। ये बोलकर वो उसके लिए मोबाइल खरीदने चला जाता है और यानागी ये प्लान कर रहा होता है कि वो कैसे उससे अपने प्यार के जाल में फंसाएगा। तो दोस्तों क्या लगता है यानागी अपना प्लान में सफल हो पाएगा या वही उल्टा उसके प्यार में पड़ कर रोएगा। जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड, जो कि कल या पर परसों आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।